Bismillahirrahmanirrahim. Students, our next topic is mechanics of future markets. इस टॉपिक में हम देखेंगे पहले जितने अभी फर्स्ट टॉपिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शंस. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ यही डिफरेंस है, दोनों डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर मार्केट ट्रेड होता है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज के अंदर ट्रेड होता है. यहाँ पे हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज पे ट्रेड होगा, स्टैंडर्डाइज्ड मार्केट में एक्सचेंज ट्रेड होगा, जैसा कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है या शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, वहाँ पे ये ट्रेड हो रहा होता है. When we talk about future contract, that means that is a derivative, that is another financial asset, and which drives its value from an underlying asset, and that underlying asset is any asset. तो इसका मतलब यहाँ पे फ्यूचर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई एसेट जो है उसकी बेस पे ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डेवलप हुआ है, उसी की बेस पे इसकी ट्रेडिंग जो है वो पॉसिबल हो. तो एसेट क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट, द एसेट. जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे दैट मींस देयर इज एन अंडरलाइंग एसेट, एंड दैट अंडरलाइंग एसेट इज एनीथिंग गोल्ड, सिल्वर, rice, wheat, wheat bushels, and such type of commodities. They are all are the underlying assets of future contracts, and also the treasury bills or treasury bonds also considered as the underlying assets. And the second concept is contract size. Contract size specifies the amount of the asset that has to be delivered under one contract. What is contract size? It specifies the amount of the asset that has to be delivered under one contract. किसी भी जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी अमाउंट को स्पेसिफाई करता है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो है वो डिलीवर हो. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है मे बी $10,000 भी हो सकता है, इवन $20,000 भी हो सकता है. तो ये डिपेंड करता है इन साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. टोटल जो अमाउंट है एसेट की जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप डिलीवर करने जा रहे हैं, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट साइज. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ये 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है. इवन ट्रेजरी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स अगर अंडरलाइंग एसेट हो तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है $100,000 भी हो सकता है. डिपेंड करता है. तो अगर क्वांटिटी की बात करें तो मिनिमम जो क्वांटिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट साइज की वो 100 यूनिट्स हो सकते हैं, इवन 1000 यूनिट्स हो सकते हैं, 10,000 यूनिट्स भी हो सकते हैं. और पर यूनिट की जो प्राइस होगी उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज है वो इन अमाउंट आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा. एंड थर्ड कॉन्सेप्ट इज डिलीवरी. Arrangements. डिलीवरी अरेंजमेंट्स मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो जिस अंडरलाइंग एसेट पे आपने उसे डेवलप किया, उस अंडरलाइंग एसेट की डिलीवरी कहाँ पे होगी, कौन करेगा, किस डेट पे होगी, ये सारी टोटल जो अरेंजमेंट्स है ये कौन करेगा, ये
मार्केट करेगी, एक्सचेंज करेगी। यानी मर्केंटाइल एक्सचेंज है जिस मार्केट के अंदर, जिस एक्सचेंज पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसकी ट्रेडिंग हो रही है, बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, उसी एक्सचेंज है वही इसकी अरेंजमेंट स्पेसिफाई करेगी। डिलीवरी मंथ अंडरलाइंग एसेट जो है कब डिलीवर किया जाएगा, ड्यूरिंग द मंथ होगा और ऑन द डिलीवरी डेट होगा। ये सारा एक्सचेंज जो है वो जब अरेंजमेंट करेगी उसी में ये स्पेसिफाई होगा कि कब इसकी डिलीवरी जो अंडरलाइंग एसेट की पॉसिबल। फिफ्थ आर प्राइस कोड्स। Exchange will define how price will be quoted. लाइक जैसा कि फ्यूचर की जो प्राइस है उसका जो प्राइस कोड है वो कैसे होगा, डॉलर में या सेंट्स में होगा। फॉर एग्जाम्पल $100.20 ये प्राइस कोड है। या अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे इन रुपीस एंड पैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज एज 20 पैसा, ये पैसा है, सॉरी ये सेंट्स है, 0.2 सेंट्स एंड 0.2 पैसा। प्राइस लेवल्स एंड पोजीशन लेवल्स। Exchange puts limits on the movement of daily prices of the future contract. यानी कि एक्सचेंज जो है वो कोई एक स्पेसिफिक लिमिट इम्पोज कर देगी, जो डेली प्राइस है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वो इस लिमिट से कम नहीं हो सकती और इस लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती। पहले हम देखते हैं लिमिट। Limit down if in a day price moves down from the previous day close price by an amount equal to the daily price limit, then the contract is said to be limit down. Limit up. If it moves up by the limit is said to be limit up contract. लिमिट डाउन क्या है? क्योंकि एक्सचेंज प्राइस की, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस की डेली मूवमेंट है, उस पर लिमिट्स इम्पोज करती है। वो अपर साइड पे भी होती है लिमिट्स और डाउन साइड पे भी होती है। डाउन साइड पे ये है कि अगर किसी भी दिन जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है
वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस से इतनी ज्यादा डाउन चली गई है, तो जो डेली लिमिट डिफाइन की थी एक्सचेंज ने उससे भी उसके बराबर या उससे ज्यादा वो डाउन हो चुकी है, देन दैट मीन्स दैट कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिट डाउन कॉन्ट्रैक्ट। और अगर जो अपर लिमिट एक डिफाइन की होगी एक्सचेंज ने, अगर किसी डे में उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है कि वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, और कितनी इंक्रीज हुई है कि जो लिमिट डिफाइन की थी उससे भी ज्यादा चली गई है, उसके बराबर से जा चुकी है प्राइस, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज लिमिट अप कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट लिमिट डाउन में चला जाए या लिमिट अप हो जाए, देन उसकी ट्रेडिंग जो है वो सीज हो जाती है। तो लिमिट्स और जो है वो जब भी कॉन्ट्रैक्ट लिमिट डाउन होगा या लिमिट अप होगा तो ट्रेडिंग जो है वो सीज हो जाएगी, क्योंकि एक डिफाइंड लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल जो एक्सचेंज है उसने डिफाइन किया हुआ है कि जो प्राइस है वो 200 रुपीज तक या $200 तक डाउन जा सकती है प्रीवियस डे की प्राइस, यानी उसकी लिमिट है कि जो मूवमेंट है उसकी डाउन लिमिट में 200 तक वो मूव कर सकती है। तो अगर प्राइस 200 से प्रीवियस डे के मुकाबले में 200 से ज्यादा बराबर चली गई है, उससे कम ज्यादा डाउन जा चुकी है, देन उसकी जो ट्रेडिंग है वो सीज हो जाएगी, ना उसे कोई बाय करेगा ना भी उसे कोई सेल करेगा। और इसी तरह अपर लिमिट है कि अगर 200 से के बराबर या 200 से ज्यादा की जो प्राइस है मूव कर चुकी है अपर की तरफ, देन फिर भी उसकी जो ट्रेडिंग है वो सीज हो जाएगी। सो लिमिट मूव is a move in either direction equal to the daily limit. किसी भी डे पे ड्यू टू द मूवमेंट इन प्राइसेस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कभी कॉन्ट्रैक्ट लिमिट डाउन हो जाएगा, कभी लिमिट अप हो जाएगा। जब लिमिट अप या लिमिट डाउन होगा कॉन्ट्रैक्ट, यानी फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की जो ट्रेडिंग है वो सीज हो जाएगी। तो फिर अपना जो एक्सचेंज है वो अपना जो रोल है वो प्ले करती है कि वो उस लिमिट को बढ़ा देती है या उसको कम कर देती है, ताकि वो ट्रेडिंग जो है वो कंटिन्यू रहे किसी भी दिन, क्योंकि ये उसकी अथॉरिटी है एक्सचेंज की कि ट्रेडिंग को उसने कंटिन्यू पोजीशन में रखना है। तो उसके लिए वो अपनी लिमिट को एक्सपैंड कर दे। जब लिमिट एक्सपैंड होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी, क्योंकि लिमिट अब बढ़ चुकी है प्राइस की मूवमेंट की, उसका मतलब है कि उसकी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लिमिट्स बेसिकली इसलिए इम्पोज की जाती है ताकि जो लार्ज प्राइसेस मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और या फिर ये एक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल बैरियर्स हैं जो कि एक्सचेंज इम्पोज करती है ओवर द price movements of the future contract. Now the position limits. Position limits are the maximum number of contracts that a speculator may hold. पोजीशन लिमिट्स क्यों इम्पोज की जाती है कि मैक्सिमम एक स्पेकुलेटर या इन्वेस्टर जो है वो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है वो होल्ड कर सकता है, यानी 5 कॉन्ट्रैक्ट्स या 10 कॉन्ट्रैक्ट्स एक स्पेकुलेटर जो है वो एट अ टाइम होल्ड कर सकता है। उसकी रीजन क्या होती है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेटर के पास काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो वो अपने इन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा होता है मार्केट में। तो उस डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द स्पेकुलेटर को कंट्रोल करने के लिए फिर पोजीशन लिमिट जो है वो इम्पोज की जाती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग ऑन द एक्सचेंज पॉसिबल होती है थ्रू ब्रोकर्स, यानी कि आप एक ब्रोकर के थ्रू ही किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, जिसकी लॉन्ग पोजीशन पे आप जा सकते हैं या फिर आप शॉर्ट पोजीशन पे जा सकते हैं। तो अगर आप ट्रेड करेंगे एट लॉन्ग पोजीशन, देन आपका एक अकाउंट होगा ब्रोकर के पास, और ब्रोकर के थ्रू आप डीलिंग जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे,
और दूसरी तरफ जो अदर पार्टी है जो शॉर्ट पोजीशन पे है वो भी इसी तरह अपने ब्रोकर के थ्रू जो ट्रेडिंग है वो कर रही हो, और उन दोनों की जो सेटलमेंट है, जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्लियर हो रहा होगा डेली बेसिस पे थ्रू क्लियरिंग हाउसेस। तो आप ब्रोकर के थ्रू ये जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं, यानी कि आपका एक अकाउंट ओपन हो जाता है मार्केट के अंदर, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अंदर कुछ डिपॉजिट आप उस अकाउंट में कोई फंड डिपॉजिट करवाते हैं, उसके बाद फिर आपकी ट्रेडिंग है वो स्टार्ट होती है। तो इस लिहाज से आप यानी कि फर्स्ट जो आपने फंड इन्वेस्ट करवाना है अपने अकाउंट के अंदर, उसे हम कहते हैं इनिशियल मार्केट, कि वो कितनी अमाउंट आप अपने ब्रोकर के साथ अगर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं ब्रोकर के थ्रू, यानी अगर आप अपने ब्रोकर के थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं या शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं, तो आपके अकाउंट में कितनी अमाउंट ऑफ फंड्स होनी चाहिए कि आप वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें, उसे हम कहते हैं इनिशियल मार्केट। इनिशियल मार्जिन द अमाउंट that must be deposited at the time the contract is entered into, is known as initial market. फॉर एग्जाम्पल आपने 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें लॉन्ग पोजीशन, टुडे आप उसकी लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डेली बेसिस पे न्यू सेट हो रही है कि आज कुछ और प्राइस है, कल को दूसरी 3 मंथ की जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसकी प्राइस कुछ और होगी। तो डेली बेसिस पे जो प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज हो रही है, यानी मूव कर रही होती है, वो अपर लिमिट में जा रही होती है, वो डाउन लिमिट में जा रही होती है, मूव इन द प्राइस आ रहा होता है। उस प्राइस की मूवमेंट की वजह से फिर आपको लॉस हो रहा होगा या फिर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो जैसे ही वो डे की ट्रेडिंग क्लोज होगी, उस डे की क्लोजिंग डे पे आपका जो प्रॉफिट या लॉस है वो सेटल डाउन हो जाएगा, वो सेटल होके, यानी अगर आपको लॉस होगा तो आपके अकाउंट में से वो मनी क्लियरिंग हाउस के थ्रू मिस्टर शॉर्ट के अकाउंट में चली जाएगी। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो मिस्टर शॉर्ट के अकाउंट से क्लियरिंग हाउस के थ्रू वो जो फंड्स हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसे कहते हैं डेली सेटलमेंट और मार्किंग टू द मार्केट। हमारा सो नेक्स्ट पॉइंट इज डेली सेटलमेंट और मार्किंग टू मार्केट। और डेली सेटलमेंट और मार्किंग टू मार्केट। At the end of each trading day, the margin account is adjusted to reflect the investors gain or loss। जब डेली बेसिस पे प्राइस की मूवमेंट की वजह से इन्वेस्टर को कभी लॉस हो रहा होगा, कभी प्रॉफिट हो रहा होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि डेली बेसिस पे उसको लॉस हो रहा है। जब डेली बेसिस पे लॉस हो रहा होगा तो उसका जो अकाउंट है उसमें से फंड ड्रेन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से वो फिर फर्दर अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। उसके लिए एक्सचेंज फिर ये रूल से जो है एक्सचेंज का ये रूल है कि आपके अकाउंट में कुछ थोड़ी अमाउंट जो है वो होनी चाहिए, लिमिटेड फंड्स आपके अकाउंट में हर वक्त होने चाहिए। अगर उस लिमिट से अगर आपका अकाउंट जो फंड है वो नीचे जाएगा
फिर आपको एक मार्जिन कॉल आती है कि अपने अकाउंट को दोबारा से अपडेट करें। तो इस लिमिटेड जो मार्जिन ऑफ अकाउंट को हम कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन, कि अगर आपने ट्रेडिंग को कंटिन्यू करना है तो आपके अकाउंट में ये इतना मार्जिन मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू योर ट्रेडिंग इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनेंस मार्जिन। To ensure that the balance in the margin account never becomes negative, a maintenance margin that is somewhat lower than initial margin is set। तो जब लॉस की वजह से आपका जो अकाउंट है उसमें से फंड ड्रेन हो जाएगा और जो मेंटेनेंस मार्जिन है उसकी लिमिट पे चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो ब्रोकर या एक्सचेंज है वो आपको एक मार्जिन कॉल देती है, फिर मजीद फंड जो है वो इन्वेस्ट करें इस अकाउंट के अंदर, अपने इस अकाउंट को अपडेट करें ताकि आपका अकाउंट इस मार्जिन से बिलो नहीं जाना चाहिए। अगर आपने फर्दर ट्रेडिंग करनी है तो इसको अपडेट करें और इक्वल टू इनिशियल मार्जिन लें। यानी कि अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी एट 10,000 और आपका जो मेंटेनेंस मार्जिन था वो 4,000 था, 6,000 का आपको लॉस हो चुका है, तो अब 4,000 पे आपको एक मार्जिन कॉल मिलेगी कि आपने इस अकाउंट को दोबारा से अपडेट करें। आप 6,000 मजीद उसमें ऐड करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो अपडेट हो जाएगा, 12,000 के इक्वल चला जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मार्जिन कॉल। If the balance in the margin account falls below the maintenance margin, the investor receives a margin call and is expected to top up the margin account to the initial margin level by the end of the next day। अब जितना भी जब भी आपको मार्जिन कॉल रिसीव होगी इन्वेस्टर को, तो वो न्यू फंड जो है वो उसके अंदर ऐड करवाएगा। अब जो जितना भी नया फंड उसने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है वो न्यू फंड इज नोन एज वेरिएशन मार्जिन। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएशन मार्जिन। The extra funds deposited
are known as variation margin. अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे मार्जिन कॉल रिसीव होती है, इनिशियल मार्जिन कैसे सेट होगा, और जो डेली मूवमेंट है प्राइस की कैसे इन्वेस्टर के गेन और लॉस को इफेक्ट करी होती है, और किस तरह से इनिशियल मार्जिन आप उसके अंदर आपका अकाउंट इनिशियल मार्जिन से स्टार्ट होता है, आपको मार्जिन कॉल रिसीव होती है, और फिर आप कैसे अपनी पोजीशन को क्लोज आउट करते हैं। क्लोजिंग आउट द पोजीशन मींस कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे हैं और आप देख रहे हैं आपको लॉस हो रहा है, तो आप जस्ट उसको क्लोज कर लेंगे बाय टेकिंग द अपोजिट पोजीशन। मींस कि आप लॉन्ग पोजीशन पे थे तो अभी आप उसको चले जाएंगे दूसरी शॉर्ट पोजीशन पे, तो आज इसका मतलब लॉन्ग पोजीशन आपने क्लोज कर दी और अब आपने स्टार्ट कर दी शॉर्ट पोजीशन, तो आप उसको क्लोज आउट कर सकते हैं कभी भी ड्यूरिंग द मैच्योरिटी ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो रहा है आफ्टर 3 मंथ्स, तो डेली बेसिस पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो कभी इंक्रीज हो रही होगी, कभी डिक्रीज हो रही होगी। तो हो सकता है कि आप 10 डेज के बाद या आफ्टर 10 डेज ही आप अपनी जो पोजीशन है उसको क्लोज कर दें। यानी अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे थे आप उसको क्लोज करके शॉर्ट पोजीशन पे चले जाएंगे सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो यानी कि 3 मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसी के अंदर आप शॉर्ट पोजीशन पे चले जाएंगे। तो आप क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद आपको जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका नेट आपको पता चलेगा। ऑपरेशन ऑफ मार्जिन अकाउंट for long position in 2 gold future contracts. The initial margin is $6,000 per contract. So there are 2 gold contracts. That means total initial margin is 2 multiplied by 6,000 is equal to $12,000. जब आप 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो इनिशियल मार्जिन टोटल होगा वो 12,000 होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट का 6,000 और 2 कॉन्ट्रैक्ट्स का 12,000। इतना आपने अपने अकाउंट में लाजमी डिपॉजिट करवाना है अगर आप फ्यूचर गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना चाह रहे हैं। द मेंटेनेंस मार्जिन is $4,500 per contract. 2 कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? 2 multiplied by 4,500, that is $9,000. Size of the contract or the quantity of gold is 100 ounces per contract. $100 per contract. And for 2 contracts, 2 multiplied by 100 is 200 ounces. Total size of the both contracts. The contract is entered into on day 1 at price of 1,450 and closed out on day 16 at price of 1,450
26.90 जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे यानी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे लॉन्ग पोजीशन पे, फर्स्ट डे पे जो प्राइस है जिस प्राइस पे आप एंटर होंगे वो 1450 और 16 डे पे जब आप क्लोज आउट करते हैं पोजीशन क्लोज करते हैं तब उसकी प्राइस होगी 1426.90। बाकी की जो प्राइसेस हैं डेली जो सेटलमेंट प्राइसेस हैं डेली सेटलमेंट प्राइसेस भी हम देखते हैं स्केड्यूल के अंदर। अब हम इसका स्केड्यूल बनाएंगे और इसके कुछ कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम इज डे, and second column is trade price, third column is settlement price, these prices are in dollars, fourth column is daily gain, in dollars, and fifth column is cumulative gain, in dollar, and sixth column is balance of margin call. And seventh column is margin call. In dollar, and it is also in dollars. Day 1 opening and 1 closing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। क्योंकि हम इसमें जो क्लोज आउट कर रहे हैं अपनी पोजीशन को आफ्टर एट डे ऑफ 16th डे। ट्रेड प्राइसेस जब हमने स्टार्ट किया ट्रेड प्राइस वाज $1,450 और जब क्लोज हुआ डे सेटलमेंट प्राइस, क्योंकि क्लोजिंग जब डे ट्रेडिंग क्लोज होगी जिस दिन पे सेटलमेंट प्राइस उसकी क्लोजिंग प्राइस होगी इसी प्राइस पे आप सेटल करेंगे प्रॉफिट को या लॉस। These prices मैं अभी यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। These are the daily settlement prices for 16 days। जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की उस वक्त फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी 1450 और जब डे क्लोज हुआ 1445। आपकी पोजीशन लॉन्ग पोजीशन, स्केड्यूल हम बना रहे हैं ये लॉन्ग पोजीशन होगा क्या, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जिसकी लॉन्ग पोजीशन है ये उसका स्केड्यूल हम बना रहे हैं। लॉन्ग पोजीशन होल्डर यानी उसने बाय करना है गोल्ड 200 आउंसेज उसने गोल्ड के बाय करना है। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जब में एंटर हुआ डे 1 में उस वक्त फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी 1450। अब जब डे क्लोज हुआ तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 1441। इसका मतलब है यहाँ पे उसे लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है, जब उसने वो एंटर हुआ था तब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी पर आउंस जो है उसे कितने का मिल रहा था 1450 का, लेकिन अब जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस मार्केट में है 1441, यानी अब जो 1 आउंस ऑफ द गोल्ड है उसको कितने का मिलेगा 1450 मिलेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट में कितने का जा चुका है 1450 का, लेकिन अब प्राइस रिड्यूस हो गई है तो इसका मतलब है उसको लॉस होगा। कितना लॉस हो रहा है
1450 minus 1441, that is 9 per ounce उसे लॉस हो। अब जो साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है that is 100 units, 100 ounces ऑफ द गोल्ड, वन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ट्रेडर के जो ट्रेडिंग कर रहा है वो दो कॉन्ट्रैक्ट्स में, इन टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में वो ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब है 200 ounces जो उसका टोटल साइज ऑफ द ट्रेडिंग है वो 200 ounces है। तो 1 ounce 1450 में वो एंटर हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में, अब वो 1 ounce की प्राइस हो चुकी है 1441, $9 जो है वो प्राइस रिड्यूस हो चुकी है। तो इसका मतलब है यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि उसकी लॉन्ग पोजीशन है कि अगर वो बाय कर रहा था पहले, उसने कितने पे बाय करना है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 1450 का, लेकिन वही जो गोल्ड है कितने का हो चुका 1 ounce 1441 का। तो इसका मतलब है $9 से ज्यादा पे करने, तो इस $9 का 1 ounce के अगेंस्ट लॉस होगा। तो टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज है दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स का वो 200 ounces है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800। तो हमारा डेली जो गेन या लॉस है, यहाँ पे गेन भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे उसे होगा लॉस कितना, -1800 का उसे लॉस होगा। अब जब उसने अकाउंट ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो उसका जो बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट था वो दैट वाज 12,000। जैसे हमने देखा था कि इनिशियल मार्जिन है फॉर फर्स्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इज $6,000, लेकिन अब वो क्योंकि वो दो कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है टोटल इनिशियल मार्जिन ऑफ द ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 12,000, यानी कि उसके अकाउंट में अगर 12,000 होंगे तो फिर ही वो इसमें ट्रेडिंग कर सकता है लॉन्ग यूज। 12,000 उसका बैलेंस मार्जिन अकाउंट हो गया। क्यूमुलेटिव गेन वही सेम क्यूमुलेट कर देंगे यहाँ पे 1800 लॉस। अब हमने क्या करना, बैलेंस आपका जो मार्जिन अकाउंट है वो 12,000 है, लॉस आपको हो चुका है डे फर्स्ट पे ही। जो प्राइस ऑफ द गोल्ड है 1 ounce वो डिक्रीज हो चुकी है $9 से, कितना लॉस हुआ 1800 का आपको लॉस हो चुका है। तो 1800 जो लॉस हुआ है वो आपके अकाउंट में से डिडक्ट करके क्लियरिंग हाउस के थ्रू जो मिस्टर शॉर्ट है जो दूसरी तरफ शॉर्ट पोजीशन में बैठा हुआ है उसके अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपका बैलेंस 12,000 था पहले, उसमें से माइनस कर देंगे 1800, सो द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द मार्जिन अकाउंट इज 10,200। ये 10,200 जो बैलेंस मार्जिन अकाउंट आया बेसिकली ये हमने दोनों अकाउंट्स को देखना है। ये 12,000 प्लस मार्जिन कॉल का जो अमाउंट है, यहाँ पे कोई मार्जिन कॉल कुछ नहीं है, ये जीरो है, जिसका मतलब टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 12,000 की है। 12,000 प्लस अमाउंट ऑफ मार्जिन कॉल, उसमें से हम माइनस कर देंगे तो आपका डेली गेन या लॉस होगा। अगर गेन लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर गेन होगा तो इसके अंदर इन दोनों अमाउंट्स में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट प्लस मार्जिन अकाउंट यहाँ पे जीरो है, लेकिन बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट हमारे पास 12,000 है। इसका मतलब टोटल जो दोनों कॉलम्स का है वो 12,000 है। तो इन दोनों कॉलम्स का जो टोटल है उसमें हम क्या करेंगे, तो डेली गेन लॉस है, अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, अगर गेन होगा तो ऐड कर देंगे। और ये क्यूमुलेटिव गेन हमारे पास एंड पे आता जाएगा। जो आफ्टर जब आप क्लोज आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हमें टोटल जो लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ है, ये क्यूमुलेटिव गेन्स में इस कॉलम से पता चलेगा। और ये डेली सेटलमेंट प्राइसेस है, ये गेन ऑफ लॉस है इन डेली सेटलमेंट प्राइसेस। डेली प्राइसेस की जो मूवमेंट होगी उस पॉजिटिव या नेगेटिव, उस मूवमेंट की वजह से हमारा गेन या लॉस है वो डिटरमाइन होगा। और ये जो गेन डेली गेन या लॉस है इसे हम सेटल करेंगे, कहाँ पे सेट करेंगे, बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट प्लस मार्जिन कॉल अमाउंट, इन दोनों का जो टोटल अमाउंट होगी उसमें हम या तो इसे प्लस कर देंगे या माइनस करेंगे। माइनस कब होगा, जब ये लॉस होगा, जब प्लस कब होगा, जब ये गेन होगा। तो अब क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे 1450 यानी एंटर्ड प्राइस थी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, फर्स्ट डे की क्लोजिंग प्राइस है 1441। $9 से जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की पर आउंस गोल्ड की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गई है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे। इसका मतलब है कि लॉन्ग पोजीशन वाले को
मिस्टर लॉन्ग को यहाँ पे 1800 का लॉस हुआ, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 1800 का लॉस हुआ। अब इन दो कॉलम, जो लास्ट 2 कॉलम है, इनका जो टोटल है, जो सम है, उसमें से इस डेली गेन और लॉस को हम, ये लॉस हो रहा है तो उसे हम माइनस करेंगे। तो टोटल क्या आया, 12,000 प्लस 0, 12,000 में से हमने 1800 माइनस किया तो हमारा जो बैलेंस आ गया वो था 10,200, और यहाँ पे फिर 0 ही है तो उसके अंदर टोटल जो है वो यही अमाउंट आ गई। अब नेक्स्ट डे देखें, सेकंड डे के एंड पे 1438.30, यानी लास्ट डे पे प्राइस थी, क्लोजिंग प्राइस 1441, अब फिर डिक्रीज हो चुकी है 1438.30। किस अमाउंट में डिक्रीज हुई है, $2.7 से जो प्राइस है 1 आउंस गोल्ड की वो डिक्रीज हो चुकी है। तो अब हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज है 200, ये 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसका 200 आउंसेज जो है वो मिस्टर लॉन्ग बाय करेगा। इसका मतलब उसे कितना लॉस होगा, प्राइस डिक्रीज हो चुकी है जिसको मिस्टर लॉन्ग को यहाँ पे लॉस हो रहा होगा। तो कितना लॉस होगा, तो 2.7 मल्टीप्लाई बाय 200, दैट इज $540। तो टोटल जो लॉस है वो $540। अब क्यूमुलेटिव हो जाएगा, 1800 लॉस पहले था, तो अब दोबारा सेकंड डे में लॉस हो गया है लॉन्ग पोजीशन को, लॉन्ग को 540, तो जो क्यूमुलेटिव लॉस है वो 2340 होगा। क्यूमुलेटिव टोटल लॉस यहाँ पे बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट प्लस मार्जिन कॉल अमाउंट इज 0, इन दोनों को प्लस किया तो टोटल 10,200 हमारा बैलेंस। इसमें से हम ये फोर्थ कॉलम है यानी डेली गेन लॉस रेट को हम माइनस कर देंगे। 10,200 में से 540 माइनस करेंगे तो हमारा जो बैलेंस बाकी बचेगा 9,660। अब अगेन देखेंगे, थर्ड डे पे प्राइस जो है वो, सेकंड डे पे क्लोजिंग प्राइस 1438.30 और अब हो गई है 1444.60। इसका मतलब प्राइस इंक्रीज कर गई है। तो मिस्टर लॉन्ग को यहाँ पे अब जो प्रॉफिट है वो गेन है वो यहाँ पे शो होगा। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 6.3 पर आउंस आ रहा है, यानी कि पर आउंस गोल्ड की जो प्राइस है वो $6.3 से इंक्रीज कर गई है। जब इंक्रीज करेगी मिस्टर लॉन्ग की जो मिस्टर लॉन्ग के लिए वो इंक्रीज इन द प्राइस जब वो प्रॉफिट शो करेगा, गेन शो करेगा। टोटल गेन इज 1260 एंड क्यूमुलेटिव गेन मे बी लॉस भी है, गेन भी हो सकता है। तो इसका मतलब है 12,760 जो है वो आपका रिकवर हो चुका है, तो आपका जो क्यूमुलेटिव गेन बाकी बचेगा दैट इज -1080, यानी 2340 पहले लॉस था, ये प्लस की अमाउंट है, दोनों को आपने ऐड किया, हमारे पास जो एंड आंसर आया 1080। अब इन दोनों कॉलम का जो टोटल है वो टोटल क्या है, यहाँ पे क्योंकि 0 ही है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, यहाँ पे 0 भी चल रहा है। दोनों का जो टोटल है 9,660, इसमें से हम 1,260 प्लस कर देंगे, ये भी, ये आपका प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट जब होगा वो इस अमाउंट के अंदर, दोनों की अमाउंट उसमें ऐड 10,920 एट द एंड ऑफ द थर्ड डे। इसी तरह हम फोर्थ डे पे चले जाएंगे। फोर्थ डे पे फिर प्राइस जो है वो डिक्रीज होगी, 1444.60 से डिक्रीज हो गई 1441.30 हो चुकी है, और ये कितनी डिक्रीज हुई है, $3.3 पर आउंस डिक्रीज हुई। टोटल जो हमें फोर्थ डे के एंड पे जो लॉस हुआ है 660। और सेम इसी तरह 1080 ये भी माइनस की अमाउंट है, ये भी माइनस की अमाउंट है, तो माइनस माइनस ऐड होके टोटल जो क्यूमुलेटिव गेन या लॉस है वो यहाँ पे हमारे पास शो करेगा 1740। और अब फिर बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट प्लस मार्जिन कॉल, दोनों का जो टोटल है उसमें ये जो हमारा लॉस हुआ लेस हो जाएगा, ये आ जाएगा 10,260। ये फिर इसी तरह प्राइस मूव होती जाएगी, तो हमारे पास टोटल जो इसका गेन है यहाँ पे शो होता जाएगा, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट हो जाएगा, और इसको फिर इन दोनों जो कॉलम्स में हम इसे प्लस या ऐड। अब फिफ्थ डे पे प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है,
1441.30 से 1440.10। पर आउंस जो डिक्रीज आया $1.2। 200 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा पिछले का 240। टोटल क्यूमुलेटिव लॉस 1740 प्लस 240, आपका टोटल क्यूमुलेटिव लॉस आ गया 1980। और इन दोनों वैल्यूज में से यानी 10,260 प्लस 0 में से आप ये जो 240 से माइनस करेंगे इस लॉस को, तो आपके पास बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट आ जाएगा 10,020। अब 6th डे पे प्राइस मजीद डिक्रीज हो गई 1,436.20 के। टोटल जो डिक्रीज आया है ये पर आउंस 3.90 जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गई है। तो मल्टीप्लाई बाय 200 किया तो टोटल लॉस बन गया आपका 780 और क्यूमुलेटिव लॉस हो गया 1980 प्लस 780 इज इक्वल टू 2760। ये क्यूमुलेटिव लॉस आ गया एट द एंड ऑफ 6th डे। अब हमारे पास जो टोटल दोनों कॉलम्स की अमाउंट है 10,020 है, उसमें से हमने 7,080 माइनस कर दिया तो हमारे पास जो मार्जिन बैलेंस आ गया, बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट 9,240। अब यहाँ पे देखें कि हमारा जो मेंटेनेंस मार्जिन है वो 9,000, यानी कि इस अकाउंट में जो अमाउंट है वो 9,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा लॉस हो गया तो नेक्स्ट ये अकाउंट जो है वो 9,000 से कम इसकी अमाउंट चली जाएगी। जब भी वो कम होगी अमाउंट 9,000 से तो मार्जिन कॉल रिसीव हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हो रहा है कि मजीद 7th डे पे जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गई है, फिर लॉस हो गया और ये लॉस हुआ है $6.3 का पर आउंस, यानी कि 1,436.20 माइनस करें 1,429.90 तो टोटल लॉस आपका हो रहा है $6.3 पर आउंस। मल्टीप्लाई बाय 200 किया तो टोटल हमारे पास जो लॉस आ गया 1,260। इस 1,260 को इस प्रीवियस क्यूमुलेटिव गेन लॉस है उसमें ऐड कर दिया, टोटल क्यूमुलेटिव लॉस हो गया 4,020। अब बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। मार्जिन कॉल है वो 0 है, लेकिन बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट इज 9,240। टोटल 9,240 में से हम माइनस कर देंगे 1,260 जो कि डेली लॉस हुआ है 7th डे के एंड। तो अब हमने माइनस किया तो बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट बिकम 7,980 और ये मेंटेनेंस मार्जिन से कम है, यानी 9,000 से कम है ये अमाउंट। 7,980 9,000 से कम है। इसका मतलब है कि अब 7th डे पे उसे इन्वेस्टर को, मिस्टर लॉन्ग को मार्जिन कॉल जो है वो रिसीव होगी। और कितनी अमाउंट की मार्जिन कॉल रिसीव होगी? तो डिफरेंस है टोटल इनिशियल मार्जिन का, यानी इनिशियल मार्जिन 12,000 था, अब कितना काउंट हो चुका है 7,980। 12,000 में से 7,980 माइनस करेंगे तो आपके पास टोटल जो अमाउंट आपने मजीद डिपॉजिट करवानी है ताकि आपका जो मार्जिन अकाउंट है वो अपडेट होकर 12,000 पे चला जाएगा, इनिशियल मार्जिन के बराबर चला जाएगा। वो अमाउंट है 4,020। तो 4,020 और 7,980 को जब आप ऐड करेंगे यहाँ पे तो आपके पास ये अमाउंट है वो आ जाएगी। अब मार्जिन कॉल यहाँ पे रिसीव हो चुकी है तो टोटल आपका जो दोनों अकाउंट्स का जो बैलेंस बन चुका है 12,000 यहाँ पे। अब मजीद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। प्राइस इंक्रीज हो गई है जिसका मतलब है प्रॉफिट हो रहा है। और कितना प्रॉफिट हुआ है जी? $0.9 पर आउंस। मल्टीप्लाई बाय 200 किया तो 180 आ गया। ये 180 अब यहाँ पे एडजस्ट हो गया। लॉस आपका पहले 4,020 था, जब इसमें से ये माइनस हो गया तो आपका लॉस रह गया 3,840 जो क्यूमुलेटिव लॉस है। अब यहाँ पे दोनों अकाउंट्स की जो टोटल अमाउंट है उसको हमने लिया 7,980 प्लस 4,020, दोनों प्लस किया हो गया टोटल 12,000। तो 12,000 में 180 हमने ऐड कर दिया तो बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट बन गया 12,180। अब नेक्स्ट डे फिर 9th डे पे जो प्राइस है वो डिक्रीज कर गई है 1,425.40 पे जा चुकी है। तो $5.4 पर आउंस लॉस हो रहा है। 30.18 से माइनस करेंगे तो $5.4 पर आउंस लॉस जब होगा मल्टीप्लाई पे 200 कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो लॉस है वो आ गया
डे 9 का 1080 और ये यहाँ पे क्यूमुलेटिव हो गया, बन गया टोटल 4980 और इस 1080 को हम यहाँ पे 12180 में से माइनस करते हैं। 12180 में से माइनस किया तो हमारे पास टोटल जो बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट रह गया 11100। यहाँ पे भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। अब नेक्स्ट डे 10th डे में प्राइस रिकवर हुई है 1425 से 1428.10 पे जा, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हुआ? $2.7 पर आउंस, मल्टीप्लाई बाय 200 किया तो ये आ गया 5040। ये आपका जो क्यूमुलेटिव गेन है, लॉस जो है वो रिकवर हो गया 540 से, तो कम हो गए 4380 रह गया। अब 11100 में 5400 हम प्लस कर देंगे क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है, तो जो बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट है वो 11640 हमारे पास बच गई। अब उससे नेक्स्ट डे पे 11th डे पे प्राइस 1411 पे जा चुकी, काफी ज्यादा डिक्रीज हुई। ये कितनी डिक्रीज हुई? $17.1 पर आउंस से ये प्राइस डिक्रीज हुई। जब इसे $17.1 को मल्टीप्लाई किया 200 से, तो टोटल जो 11th डे का हमें लॉस हो रहा है वो $3420 का लॉस हुआ। तो ये दोनों, ये लॉस इस प्रीवियस लॉस में ऐड हो गया, तो क्यूमुलेटिव लॉस हो गया 7800। अब हमारे पास जो मेन बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट था टोटल दोनों अकाउंट्स का वो 11640 है। जब उसमें से ये लॉस माइनस किया तो बैलेंस कितना रह गया? 8220। तो ये 9000 से कम हो गया, 9000 से डिक्रीज हो चुका है। जैसे ही 9000 डिक्रीज होगा तो आपको मार्जिन कॉल मिल गई 12000 माइनस 8220 किया, तो मार्जिन कॉल कितनी की आई? 3780, ताकि आपका जो मार्जिन अकाउंट है उसका बैलेंस अपडेट हो जाए, इक्वल टू इनिशियल मार्जिन चला जाए। जब आपने मार्जिन कॉल रिसीव की 3780 की, टोटल बैलेंस हो गया 12000। अब नेक्स्ट डे पे प्राइस सेम रही, 1411 ही रही, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो क्यूमुलेटिव लॉस जो है वो भी 7800 रहा। तो टोटल जो बैलेंस ऑफ द मार्जिन अकाउंट है वो, क्योंकि आप 12000 में जीरो को ऐड करें माइनस करें तो आपका बैलेंस जो है वो 12000 ही रहेगा। अब 13th डे पे प्राइस मजीद इंक्रीज हो चुकी है और कितनी इंक्रीज हुई है? $3.3 पर आउंस, मल्टीप्लाई में 200 किया तो ये आ गई 660 और लॉस आपका मजीद डिक्रीज हो गया। 12000 में 660 आपने ऐड कर दिया तो आपका बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट आ गया 12660। 14 डे पे मजीद इंक्रीज हुई है, 1414 पे जा चुकी है और ये इंक्रीज आया $1.8 पर आउंस, मल्टीप्लाई में 200 किया तो ये आ गया 360। जो क्यूमुलेटिव लॉस है मजीद कम हो गया, 12660 में आपने 360 ऐड कर दिया, मार्जिन बैलेंस अकाउंट जो है वो उसका बैलेंस हो गया 13020। अब 15 डे में मजीद इंक्रीज हुई 1423 पे जा 6.9 से प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई, यानी कि $6.9 पर आउंस आपको प्रॉफिट हुआ है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 200 से भी आ गया 1308। लॉस आपका मजीद डिक्रीज हो गया जो क्यूमुलेटिव लॉस है, और 13020 में आपने 1380 ऐड किया तो टोटल बैलेंस बन गया मार्जिन अकाउंट का 14400। अब 16 डे आपका क्लोजिंग डे, यानी कि आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं और 16 डे की प्राइस है 1426.90। तो ये आप देखें ये भी इंक्रीज कर रही है प्रीवियस डे से। कितने डॉलर पर आउंस से इंक्रीज कर रही है? $3.9 पर आउंस प्रॉफिट हो रहा है, इंक्रीज कर रही है। $3.9 पर आउंस प्रॉफिट होगा, मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 780। अब मजीद जो आपका लॉस है वो कम होकर हो गया 4620 जो क्यूमुलेटिव लॉस है, और 14400 आपका बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट है, उसमें 780 आपने ऐड कर दिया तो टोटल आपके पास जो बैलेंस आपके मार्जिन अकाउंट है 15,180 रह जाएगा। अब वेरिएशन मार्जिन आप देखें, वो मार्जिन है जो एक्स्ट्रा फंड्स आपको डिपॉजिट करवाते हैं मार्जिन कॉल की वजह से, वो 4020 और 3780 दोनों को ऐड कर दिया तो आपका वेरिएशन मार्जिन बन गया 7800, यानी 12000 आपका इनिशियल मार्जिन था
और 7,800 मजीद एक्स्ट्रा आपने मार्जिन कॉल की वजह से ऐड करवाए, तो इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हुई? 12,000 आपका इनिशियल मार्जिन प्लस वेरिएशन मार्जिन 7,800, टोटल इन्वेस्टमेंट इज 19,800। अब इस पूरी ट्रांजैक्शन में जो आपको जो टोटल क्यूमुलेटिव लॉस हुआ है वो कितना हुआ? 4,620। तो ये 19,800 में से 4,620 आपने माइनस किया, तो आपके बैलेंस जो अकाउंट में जो नेट बैलेंस आपके पास बचेगा वो कितना है इस वक्त? 15,180, जो कि यहाँ पे आप 16 डे पे आप कैलकुलेट कर चुके हैं।